बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर शेखावत साहब। देखिए, हमारा प्रधानमंत्री का एक सालाना एक रिचुअल है। जब अजमेर में वो एक चादर भेजते हैं, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से भेजते हैं वो चादर। वो पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए वो चादर पहले यहाँ दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया पर जाती है, फिर यहाँ से वो अजमेर भेजी जाती है। तो यहाँ चादर कल यहाँ निज़ामुद्दीन भेजी गई थी, फिर उसके बाद वो चादर अब अजमेर पहुँच चुकी है। खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो चादर लेकर के गए। अब एक, जैसा मैंने आपसे कहा, एक सालाना मामला है, एक रिचुअल ही है, होता ही है हर साल। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, इनसे पहले भी जितने प्रधानमंत्री रहे, जितनी मुझे याद है, वो भी ये चादर भेजते रहे हैं। तो एक सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर आदमी अपनी बात कहता है। जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, उनको ये बहुत पसंद नहीं आता कि आप क्यों चादर भेजते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर। आप सोशल मीडिया अगर फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स दिख जाएंगे। दैट असाइड, जरा बातों को जोड़ के देखिए। अभी संघ प्रमुख ने क्या कहा था, संभल का जब विवाद हुआ, हिंसा हुई, अजमेर में ही दरगाह पर हिंदुआ शिव मंदिर है, ये दावा कर दिया गया अदालतों में, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए नए नए विवाद उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का ये जेस्चर, भले ही मैं खुद ही कह रहा हूं कि हर साल होता है, लेकिन फिर भी उसी बात को रीइंफोर्स करने वाला है एक तरीके से, कि झगड़ा विवाद इसका समय नहीं है। ये समय है मेल मिलाप का, समय है दूरियां कम करने का। और उन्होंने ये चादर भेजी, वहां पहुंची भी चादर, वहां पर जो खादिम हैं उन्होंने जो कहा वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। इसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। पहले आपको मैं सुना रहा हूं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो चादर लेकर के गए, उनकी बात। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ, हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। सर, संघ प्रमुख कहते हैं झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, चादर भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे मैंने आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर, जो बहुत कोर कट्टरवादी जो लोग हैं उनको नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का जेस्चर क्या कह रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री का संदेश है, पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए आपको। और ये बिल्कुल जो संघ प्रमुख हैं उसकी लाइन पर चलता हुआ है कि वो विवादों से दूर रहे। और क्या ये मैसेज ये भी है कि भाई जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग है कि नहीं है? इसी दरगाह में शिवलिंग है, ये मुकदमा लगाया गया है। तो वही तो कह रहा हूं, मुकदमा लगाया गया है। तो प्रधानमंत्री के संदेश से तो क्या ये मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर नहीं है? ये सरकार जो है वो मानती है कि वो दरगाह ही है। मतलब हिंदू और मुसलमान तो अलग करिए बात, धर्म को, लेकिन ये मैसेज तो जा रहा है ना। और इसको सोशल मीडिया पर, ये चादर का मुझे तो याद है कि हमेशा ही जाती प्रधानमंत्री कार्यालय से, ये हो मनमोहन सिंह हो, उनसे पहले हो, सभी भेजते हैं। लेकिन इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जब राइट वो लेके जाते तो वो लेकर जाया करते थे। स्मृति ईरानी लेके गई, स्मृति ईरानी भी लेकर गई। तो इसलिए कोई ऐसी नई बात इसमें चादर भेजना वो नहीं है ना खास बात। चादर भेजने के साथ जो मैसेज है कि भाई अब ये विवादों से आप दूर रहे, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज है संघ के बाद, संघ प्रमुख के बाद। सर, ये बार बार कहने उसी अजमेर की बात है जहां पर इसीलिए मैंने कहा। तो इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री जी ने ये, इसको आप ऐसे सर्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता कि वो दरगाह ही है, मंदिर वो दरगाह है, मंदिर नहीं है। और दूसरा जो बड़ा मैसेज है वो ये है कि भाई ये झगड़े छोड़िए, रोज रोज के विवाद छोड़िए, इस पर आपको सबको साथ लेकर चलना है, सब पर काम करना है। लेकिन संघ प्रमुख के बयान पर भी कंफ्यूजन रही ना, हमने भी डिस्कस किया ऑर्गेनाइजर में या पांचजन में अलग अलग किस्म के आर्टिकल छपे। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा। संघ प्रमुख को खुद को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनको समझ में आता है। ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा उसके लिए भी मैंने कहा था कि वो एडिटोरियल तो उनके बयान से पहले का है, वो छपा बाद में होगा। लेकिन मैगजीन्स को आप जानते हैं कि कैसे मैगजीन्स में एडिटोरियल कब लिखे जाते हैं, कब आते हैं। अच्छा। यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि संघ प्रमुख से उलट कोई ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिख देगा तो ये बात भी सही है। फाइनल लाइन तो वो ये जो संघ प्रमुख ने कह दी कि झगड़े अब नहीं करने हैं, उस पर है। और मुझे लगता है ये फाइनल मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये रोज रोज
आपके लिए शिवलिंग ढूंढ रहे हैं या कुछ और ढूंढ रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं, या तो उसमें आप प्रधानमंत्री ने भी he has put his foot down कि अब ये झगड़े बंद हो, यही है सर मैसेज? नहीं, किसी गंभीर चीज को ज्यादा गंभीरता से देश के, पार्टी के, विचार के अतीत और वर्तमान और भविष्य को देखते हुए निष्कर्ष निकालना चाहिए। दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान दीर्घकालिकता में होता है, त्वरितता में तुरंत फुरत बहुत चीजों का समाधान नहीं होता है। देखिए, इसका जो पहला मैसेज तो ये है, जो चादर भेज के, कि हमारा देश कैसे काम करता रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस देश में मूलतः ऐसे तो 108 ये 51 और 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान में है, 3 बांग्लादेश में है, तिब्बत में है, बाकी सब हमारे देश में। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी नवरात्रा का थाल उन 51 शक्तिपीठों में भेजा गया? अगर आज तक जा रहा है तो ये तो देश को सोचना है। अगर हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या महाशिवरात्रि का कोई थाल या कभी उस 12 ज्योतिर्लिंगों में कभी देश को भेजा गया? क्या वैष्णव परंपरा में जो बड़े बड़े हमारे यहां विष्णु जी के मंदिर हैं, क्या उसमें भेजा गया? लेकिन ये उर्स का चादर वही क्यों भेजने की हमारे देश में परंपरा बनी? तो प्रधानमंत्री, इसके लिए आप दोष प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं कि चादर तो भेजते हैं, थाल क्यों नहीं भेजते? प्रधानमंत्री तो एक संकेत दे रहे हैं कि ये देश कैसे चल रहा था, वहां भेजने में कोई समस्या बदला नहीं। तो उन्होंने भी नहीं ना। नहीं, बदलने की अभी ऐसा है कि चीजें बदलने की बजाय चीजें को संतुलित करने की आवश्यकता है। वही कह लीजिए, तो वो नहीं किया ना मोदी जी ने भी। देश तो उसके लिए तैयार होना चाहिए ना। आप बिना किसको प्रॉब्लम है अगर ज्योतिर्लिंगों में यहां से प्रधानमंत्री की तरफ से भी चढ़ावा जाएगा? किसको प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, वो नहीं है। सरकार तो हर दिन इसमें देखिए, इसमें हमारे देश में सब जगह पर इतना बड़ा काम सरकार के पैसे से हुआ है। हाँ, ठीक है। इस देश में मंदिर के पैसे से नहीं हुआ। इस देश में जो सेकुलरिज्म, सेकुलरवाद के नाम पर कैसी नीतियां रही हैं एक पक्षीयतावाद की, वो इसका बड़ा संदेश है। दूसरी बात आते हैं, उसमें आगे भी दूसरी बात आते हैं कि देखिए, हम लोग कट्टर हिंदुत्ववादी, उसे हिंदुत्ववादी में कट्टरता का तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन इस देश के हिंदुत्व को, हिंदुत्व समर्थकों को, हिंदुत्ववादियों को और हिंदू लोगों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसे लोग इस मुद्दे को उठा करके न्यायालय में। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अब एक एक करके पूछता हूं, छोटे छोटे सवाल। चादर भेजना ठीक है? चादर भेजना ठीक है? चादर इस नाते ठीक है कि देश को यह संदेश मिलता रहे कि हमारे देश का इकोसिस्टम कैसे एक पक्षीय सेकुलरवाद के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ। तो मोदी जी तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी संदेश दे रहे हैं। अगर देश को बदलना है तो आपको यह संदेश देकर लोगों को तैयार करना पड़ेगा, मैसेज दे सकते हैं कि उसके साथ साथ और भी चीजें। चादर भेजना तुष्टीकरण है, वो पहले के लोग ये करते रहे, मोदी जी वही परंपरा आगे निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तुष्टीकरण नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी उसको जारी रख करके और ये संदेश दे रहे हैं कि ये देश कैसे चलता है। मोदी जी मन से नहीं भेज रहे, मतलब? मुझे नहीं लगता। अब सर, मन की बात तो आप ही जानते हैं। नहीं, मन से तब होगा जो वहां भी भेजे, बाकी जगह भी समय समय पर जाए। तो कह तो रहे हैं भाई, वो तो हर दिन जाते हैं। बनारस का कॉरिडोर जाते हैं सर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परंपरा स्थापित करना। नहीं, दोनों में अंतर है सर। देश में एक परंपरा सत्ता की स्थापित करना कि हमारी देश के पहचान अजमेर शरीफ से है, कि शक्तिपीठों से है, ज्योतिर्लिंगों से है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह तो बंद कर देना सर। प्रधानमंत्री हैं, उससे बंद करने से ज्यादा इस देश में अगर हिंदू मुसलमान सब है तो वो सत्ता का सिस्टम उस ढंग से और उसके ढांचे में आप ये भी ठीक है और वो भी ठीक है सर, ऐसा कैसे? नहीं, ढांचे में बदलाव आना चाहिए। समीर जी, देखिए, जब G20 का कार्यक्रम हुआ था, सब दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे, 20 देशों के, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राजघाट लेकर गए थे गांधी जी के पास, और फिर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया था कि मैं इन सभी राष्ट्राध्यक्षों को राजघाट इसलिए लेकर आया था कि दुनिया को अहिंसा का संदेश मिले, दुनिया को भाईचारे का संदेश मिले, दुनिया को संदेश मिले कि मिलजुल कर एकजुट होकर रहना है। यह समय युद्ध का नहीं है, यह समय बुद्ध का है, और गांधी से बड़ा शांति का संदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट ले जाकर संदेश दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी अगर भेज रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार उन्होंने भेजा है, 2014 से वो लगातार भेज रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के राष्ट्रीय संघ के सरसंघचालक है, लेकिन मस्जिद में मिलने जाते हैं ना, मिलने क्यों जाते हैं? वो संदेश देने के लिए जाते हैं कि हमें मिलकर रहना होगा। भी इसी देश के हैं। बिल्कुल। जब संघ प्रमुख खुलकर कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, हर शिवलिंग के नीचे आपको मस्जिद नहीं ढूंढना है, या हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग नहीं ढूंढना है, तो वो क्यों कहते हैं? जब संघ प्रमुख खुलकर कहते हैं कि कुछ लोग ये मामले को उठाकर हिंदू समाज के नेता बनना चाहते हैं, यह स्वीकार नहीं होगा, तो फिर तो मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्यों नहीं दाखिल कर रही है एफिडेविट?
कितनी बार से सुप्रीम कोर्ट कह अभी रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले को सर, लेकर। सुप्रीम कोर्ट अब इस बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा मैं सुनवाई ही नहीं करूंगा जब तक आप बताएंगे नहीं आपका रुख क्या है इस पर। मोदी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर या तो कह दें कि जो भी ये कानून बना हुआ है ठीक बना हुआ है, जहां जो है वैसे ही रहेगा। अगर ये कानून गलत होता, मोदी सरकार इससे अगर तैयार नहीं होती, तो मुझे लग रहा है 2014 से लेके 2024 तक का जो 10 साल का समय, मोदी जी को एक दिन का समय नहीं लगता इस कानून में चेंज करने के लिए। केंद्र सरकार इस कानून को बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। जो कानून बना था उसे उसी वे में कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज 10 साल थे मोदी सरकार के पास इसे बदलने के लिए। अगर ऐसा इसमें हुआ सरकार कोई परिवर्तन नहीं समीर जी करेगी। कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये बहुत एक्ट से देखिए, मोदी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने जो उठाया है अति गंभीर विषय है। इससे देश का मतलब ये भविष्य जुड़ा है, दीर्घकालिक भविष्य जुड़ा है। इसको इतने हल्के ढंग से हम कोई भी चीज को नहीं ले सकते हैं। अब ये जो किसी चीज के लिए मुझे अच्छी तरह याद है, एक माहौल बनना बहुत जरूरी है। और माहौल तभी बनता है कि उस देश के बहुमत को देखे कि उस विधेयक को लेके कैसे रिएक्शन आ रहे हैं देश में। अगर एकाएक सरकार सब चीज करने लगे, सरकार को भी यह समझने की आवश्यकता है कि देश का मन क्या चाहता है, और मन जानने के लिए उसमें समय लेना, थोड़ा चीजों को खींचना, कई बार समय पर चुप रह जाना, समय जब आता है तब उस पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। यह हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, मोहन भागवत जी के वक्तव्य को बहुत कुछ कंटेक्स्ट से अलग करके एक पंक्ति छाटी गई है। जिस दिन आया था उस दिन मुझे रहना था। वो भाषण 19 दिसंबर का है, पुणे का, और सहजीवन व्याख्यान था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे। वो अस्थायी व्यवस्था, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उसका हिंदी अनुवाद लगभग मेरे को बताइए सर, मैंने भेजा था। देखिए, उसमें यह भी कह रहे हैं कि हमारे देश का कल्चर क्या है, किसी भी प्रतिमा को, धर्म को अपमानित करना, उसका मजाक उड़ाना किसी देवी देवता का, यह इस देश में नहीं चलेगा। यह किसी का विरोध भी नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। अगर विश्व गुरु हमको बनना है तो अलग अलग वो धर्म शास्त्रों का उदाहरण देते हैं कि हमारा देश कैसे रहा है। हमारा देश ही है जो हिंदू संस्था 25 दिसंबर मना सकती है। इस कल्चर को दूसरे को भी समझना चाहिए। यहां से होते हुए फिर आकर के अंतिम पंक्ति है जो आप लोग पढ़ रहे हैं इस भाषण का, उस अंतिम पंक्ति में वो बोल रहे हैं, इसमें बहुत लंबा भाषण है। उस अंतिम पंक्ति उसमें विरोधाभास है क्या? हाँ सुनिए, नहीं विरोधाभास नहीं है, उसी पंक्ति को ठीक से समझने की आवश्यकता है। वो अंतिम पंक्ति में आना है कि भैया ये जो हमारा, ये जो कुछ इस समय जिस प्रकार से लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे सोचते हैं कि हिंदू का नेता बन जाएंगे, वो नहीं नेता बनेंगे। जिन स्थानों की संस्था रही है वो है, बताते हैं कि दूसरे देश में अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है, हमारे देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, हमने कैसे उनको पहले से पाला पोसा है, तो दूसरे लोगों को भी व्यवहार बदलने की जरूरत है। वो पूरा एक पैकेज है उसमें। चलिए, अच्छा ठीक है। तो जो कुछ वो कह रहे हैं, देखिए उसका अर्थ केवल इतना ही है कि हमको किसी भी विषय को, अब आज इस देश में 23-24 करोड़ मुसलमान हैं, एक वास्तविकता है, उसका समाधान इस तरह नहीं हो कि देश जो आगे उठ के खड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी समस्या समाधान कर रहा है 23-24 करोड़ मुसलमान है, तो मतलब प्रॉब्लम है जिसका समाधान ना अरे भाई प्रॉब्लम तो है, देश बट गया, कैसे बात करें। हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान पर कभी गंभीरता से विचार नहीं हुआ। आजादी के बाद इन मुद्दों पर विचार नहीं हुआ, ढकने की कोशिश हुई। जब विचार ही नहीं हुआ तो इसका निदान कैसे निकलेगा। लेकिन यह ध्यान रखिए, अभी जो कुछ मंदिर और बाकी निकल रहे हैं 78, 80, 93, 95, 98, जो कानपुर में तो 15 साल पहले मस्जिद के चारों ओर दीवार, उसके लिए तो मोहन भागवत जी कहा नहीं हो गई, मुझे लगता है मजहबी आधार पर एक लाइन खींच दी इस पर मोहन भागवत जी ने। प्रधानमंत्री ने चादर भेज दी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं कौन हूं सरलीकरण करने वाला? मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। एक बात सर, जो चर्चा हमने अभी प्रोग्राम में शुरुआत 1 बजे शुरू करना चाहते तो बीजेपी की लिस्ट आ गई कि ये जो 6 महीने बीचे, आज तारीख हो गई है 4 जनवरी 2025, 4 जून से आज पूरे 6 महीने हो जाते हैं सर। पूरे 6 महीने हो गए सरकार, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए। जो हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी को जवाब देना या माहौल बनाना, नैरेटिव बनाना, ये आ गया है क्या? अब इसके लिए आप कुछ हाल के कुछ अगर मुद्दे उठा करके देखें तो उससे हमारी चर्चा जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी के निधन पर आखिरी बात सबको क्या याद है कि वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं है, राहुल गांधी चले गए। बीजेपी पर जितना हमला हुआ, और दूसरा सरकार ने क्या किया, सरकार ने परिवार के सामने ऑप्शंस रख दिए। आप इन 3-4 जगहों में से जहां भी चाहते हैं, सरकार बड़े सम्मान से वहां मनमोहन जी की याद में एक स्मारक बना देगी। एक बात तो वो माहौल बीजेपी पर ऐसा, अब मुझे तो नहीं लगता कम से कम कि बीजेपी को उसका कोई नुकसान हुआ है। किसान बैठे हैं, प्रॉब्लम है,
दिलजीत दोसांझ मिले। आज सवाल क्या हो रहा है कि दिलजीत दोसांझ बदल गया। दिलजीत दोसांझ 4 साल पहले हमारे साथ था, आज मोदी के साथ चला गया। फाइनल आज लोगों को याद क्या रहा? ये याद रहा दिल्ली और केजरीवाल में। आप देखिए प्रधानमंत्री कितना एग्रेसिव हैं कि चुनाव को लेकर के, और ये चादर मैंने आपको दिखाई दी। यहां भी जो एक नेगेटिविटी आ रही थी, बार बार मंदिर मस्जिद का विवाद, कहीं हिंसा हो जाना, सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल दे देना, उस सब पर प्रधानमंत्री ने भी अपना ही एक लाइन दे दी, शांत, विवाद नहीं करना है। तो क्या बीजेपी अब बेहतर तरीके से अपनी बात देश के सामने रख रही है? सर सहमत हैं आप इससे? बीजेपी हमेशा ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखती रही और वो नैरेटिव बनाने में कभी पीछे नहीं रही। और जब से प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, तब से तो वो नैरेटिव को आगे बढ़ाने में रहे। लेकिन पिछले दिनों जब ये 240 का जब आया मसला, उसके बाद से आज के 6 महीने उसमें वो नैरेटिव में पिछड़े। और वो नैरेटिव में 240 आने पर नहीं पिछड़े, 240 इसलिए आए क्योंकि वो नैरेटिव में पिछड़ गए थे। Exactly. जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जाएगा, वो नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी या सरकार नहीं दे पाई। उसका नतीजा मैं मोटे तौर पर समझता हूँ, हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हों, लेकिन मोटे तौर पर वो रहा कि आप 240 पर आ गए। और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसे इशू रहे जिसमें आपको एक नैरेटिव को फॉलो करना पड़ा, पीछा करते रहे और उसका जवाब देने में आप लगे रहे। इंडिया गठबंधन को भी उस तरह से नैरेटिव पर आप नहीं लेके आ पाए। हरियाणा के चुनाव ने और महाराष्ट्र के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को बाउंस बैक करने का मौका दिया। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि ठीक है। और खासतौर से महाराष्ट्र का चुनाव इंपॉर्टेंट है, जिसने संविधान खतरे में या आरक्षण खत्म होने के नैरेटिव को खत्म कर दिया। क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से मेजोरिटी मिली, उसने ये साफ कर दिया इनिशिएटिव रेस्ट करना, आपने दूसरे के हाथ से छीन लिया, अरेस्ट कर लिया। उस तरह का ये मसला हुआ है। दिलजीत दोसांझ वाले मामले में मैं नहीं मानता कि कोई नैरेटिव बदला है। इस सरकार किसान वाली प्रॉब्लम आज भी है सरकार के साथ। हाँ, सरकार के प्रॉब्लम ही नहीं है। सरकार को ज्यादातर किसान विरोधी मानते हैं, ज्यादातर किसान। हाँ, अब आप गिनने मत बैठिए कि वहां पर बैठे हुए हैं, नहीं, लेकिन पूरे। और दिलजीत दोसांझ को, मैं तो मध्य प्रदेश गया था, वहां मुझे किसान कुछ मिले भी। आप जो आप बोल रहे हैं ऐसी बात वो कुछ कह रहे थे। हाँ, तो दोसांझ आए, ये अच्छी बात है। इसको सरकार की तरफ से एक पीआर एक्सरसाइज के तौर पे देखना चाहिए और दिलजीत वहां पर आ गए, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि वो सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि भाई किसानों को मनाने के लिए ये एक्सरसाइज होना कोई बुरी बात नहीं है। या जैसे आज चादर भेजने के भी मैसेज को मैं कोई गलत तरीके से नहीं लेता कि बस ये 6 महीने मोदी सरकार परसेप्शन के लिहाज से इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए 2024 का जो चुनाव परिणाम आया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए सदमे से कम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप 240 सीटों पर आ जाते हो, इधर का आप चुनाव हार जाते हो। मुझे लगता है कि वो पूरा जो परसेप्शन जो एक बन गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित है, आरक्षण बदल देगी, संविधान को बदल देगी, और प्रधानमंत्री की कोशिश के बाद भी वो नैरेटिव विपक्ष बहुत अच्छे से जमीन स्तर पर लेके चला गया था, जिसके कारण कांग्रेस 99 सीटों पर चली गई और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका महाराष्ट्र चुनाव में बहुत बेहतर जवाब दिया है, हरियाणा के चुनाव में दिया है, और सिर्फ वही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें भी जो नैरेटिव जो पीडीए का जो चला था अखिलेश के पक्ष में, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, योगी ने दिया कि 9 में से 7 सीटें वो जीतने में सफल रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 6 महीने नहीं, 2014 से देखिए लगातार इस बात का नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश करता है, उसका जवाब देते हैं और पूरी पार्टी और पूरे संगठन को अपने कंधे पर लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की खूबसूरती है 4 जून के सेटबैक से बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल बाहर निकल कर आ गए।